चलो बेटे रोटेशनल मोशन जितना हमारा सिलेबस है वहाँ तक कर लिया हुआ है, ठीक है। रोलिंग मोशन पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ठीक है, इस बार कट गया हुआ है तो वो हमने नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो करेंगे स्टार्ट। तो अपनी कॉपी पे लिख लो एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन आपकी क्लास में हो जाएंगे इस लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। वी ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन एज पॉसिबल, जितने हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखी हुई है। गिव द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सफेयर, सिलेंडर, रिंग, क्यूब, ईच ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। तो पहले तो अपनी कॉपी पे एक लाइन नोट लिख लो। फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ मास लाए, सेंटर ऑफ मास लाए एट ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास लाए एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सफेयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन है, ये सी एट सेंटर, ठीक है। फिर सिलेंडर का क्या होगा, अगर ये सिलेंडर ड्रॉ किया मैंने, सिलेंडर का एक्सिस होगा सेंटर ऑफ एक्सिस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सिस। और नेक्स्ट कौन है, रिंग, रिंग का कौन होगा, सेंटर। पहले केस में, दूसरे और तीसरे तीनों अगर हॉलो हों, खाली है, अगर इन केस हॉलो के केस में सेंटर मास कहाँ आ रहा है, देखो आउटसाइड द बॉडी, नॉट इनसाइड द मास। सॉलिड सफेयर होगा तो भी यहाँ पे, सॉलिड सिलेंडर तो भी यहाँ पे, बट रिंग सॉलिड होती नहीं, रिंग में मास हमेशा कहाँ होता है, बाउंड्रीज पे ही होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, पेज दे देना। नेक्स्ट आगे क्या बोला हुआ है, क्यूब। बेटे क्यूब का सेंटर कौन सा होता है, क्यूब के ना 6 सेंटर्स होते हैं हमारे पास, 6 के भी 7 होते हैं, 6 होते हैं फेस सेंटर्स। ये बॉटम फेस नज़र आ रहा है आपको, इसका सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पे, इसके सेंटर पे, ठीक है। ये साइड वॉल है, इसका सेंटर भी कहाँ होगा, इस जगह पे। हर सरफेस का अपना अपना सेंटर मास होगा इंडिविजुअल, बट पूरे क्यूब का कहाँ पे होगा, सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर, ठीक है, वहाँ पे सेंटर मास होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है क्यूब के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है, बिल्कुल क्यूब के सेंटर, जैसे ये रूम है ना, रूम में जहाँ फ़ोन लगा उसके पास सेंटर होगा। मीन्स इस कॉर्नर से डायगोनल निकाल ली, इस सामने वाले कॉर्नर पे हिट की, यहाँ से डायगोनल निकाल लो, यहाँ पे हिट करो, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास, जिसको हम बॉडी का सेंटर कहेंगे। सारे केसेस क्या थे, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी वाले थे। तो आपको लाइन में लिखवाई है कि जब भी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी, सेंटर मास कहाँ लाई करेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये फिगर सारी ज्योमेट्रिकल है, जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स होंगे वहाँ लाई करेगा। अगर पेपर में ट्राइंगल आ जाता, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल केस में कहाँ होता है, सेंट्रॉइड, पता ना आपको। सेंट्रॉइड कैसे बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, कोई भी ट्राइंगल हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो, स्टेटमेंट पढ़ो। मॉलिक्यूल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल है, सेपरेशन दी हुई है 1.27 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर मास, सेंटर मास की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्लोरीन का मास कितना दिया हुआ है, 35.5 टाइम्स है मोर देन हाइड्रोजन एटम, और नियरली ऑल द मास कंसनट्रेटेड एट इट्स न्यूक्लियस। ये हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मास ऑफ एटम इज ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बेटे कौन सा केस आएगा यहाँ पे, डायग्राम ड्रॉ करो। यहाँ पे होगा m, यहाँ पे कौन होगा 35.5 m। इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं x इक्वल टू 1.27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पहला मास m है, दूसरा ये है 35.5। पहले के कोऑर्डिनेट्स क्या है ओरिजिन पे, सेकेंड कोऑर्डिनेट्स क्या है 1.27 एंगस्ट्रॉम। फाइंड आउट क्या करना है, XUM। किसी को पता फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर मास लोकेट कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है सेंटर मास लोकेट करने का, पता है, बोलो। देखो नोट्स, M1 x1 प्लस M1 तो 0 ही आ गया, ये आ गया 1.27 इंटू 35.5 m ओवर 36.5 m। सिंप्लीफाई करो,
1.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन 36.5। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। पेपर में आप इतना भी लिखा होगा तब भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लिखो जल्दी। ठीक है, बाद में क्लास लगी हुई है। ठीक है, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम बाय 36.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस केस में बताओ सेंटर मास किसके पास लाया करेगा, एम के पास और 35.5 एम। सेंटर मास ऑलवेज रिजाइड टू हैवियर बॉडी, नियर टू द हैवियर बॉडी और लाइटर बॉडी, नियर टू हैवियर। आप देखना इसका आंसर भी ना आपका बड़ा कम आना, बड़ा यहाँ से बड़ा कम आएगा, उधर ज़्यादा पहुँचेगा। ठीक है, इसके पास कहीं पे पहुँचेंगे। ठीक है, कर ले नोट, ये वाला हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेट चेक करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी, इधर 35.5 भी आना था, ये ऊपर वाला रह गया। ठीक है, सेंटर मास यहाँ कहीं पे लाया करेगा, इस जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग ट्रॉली। एक ट्रॉली है, बड़ी लंबी ट्रॉली है। ठीक है, उसके एक एंड पे वो रेस्ट में है और वो यूनिफॉर्म 20 स्पीड से ना हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा, ट्रॉली मूव कर रही है 20 स्पीड से इनिशियली। ट्रॉली के अंदर बच्चा बैठा हुआ है एट द वन ऑफ द एंड। इफ द चाइल्ड गेट्स अप एंड रन्स अबाउट टू द ट्रॉली इन एनी मैनर। इन एनी मैनर का मीनिंग हो गया फास्ट है, स्लो है, कुछ नहीं पता, बट जा रहा है दूसरे एंड की तरफ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रॉली एंड चाइल्ड सिस्टम। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे लिखो पहले। VCM का फॉर्मूला क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन। ठीक है, और एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1 A1 M2 A2 अपॉन M1 प्लस M2, जिसको हम ये भी कह सकते हैं M1 प्लस M2। इधर मल्टीप्लाई करवा दो, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 A1 प्लस M2 A2। मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे, पहले कॉपी पे लिखो। ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, बट हमें पहले पता होना चाहिए फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो बताओ, चाइल्ड ने रन करना शुरू किया ट्रॉली के ऊपर, तो चाइल्ड ट्रॉली का पहले पार्ट था कि नहीं था, कि बाहर से आया? बाहर से आया। इनिशियली चाइल्ड कहाँ पे है, ट्रॉली के अंदर है कि बाहर है? इनिशियली चाइल्ड सिटिंग सिट स्टेशनरी एट वन एंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली। व्हाट डज इट मीन? अंदर ही बैठा है, बाद में भी अंदर ही है। उसने रन करना शुरू किया, ही द पार्ट ऑफ सिस्टम। क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लगी है? चाइल्ड और ट्रॉली एक ही सिस्टम है, इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी है? कोई है? बताया ही नहीं। फ्रिक्शन तो इग्नोर कर दो। ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फ्रिक्शन भी नहीं है। क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पे? नहीं। अपनी कॉपी पहले लिखो, कहाँ क्यों आएगी स्यूडो फोर्स? ट्रॉली एक्सेलेरेट करेगी, पहले ये बताइए। ट्रॉली को, ये टेबल को फोर्स कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगा ना एक्सटर्नल, मैंने तो लगाई नहीं। अंदर पड़ा पड़ा बच्चा चलना शुरू हो गया, बच्चा इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रॉली। क्या एक्सटर्नली कोई फोर्स लगी? जब तक ट्रॉली खुद एक्सेलेरेट नहीं करेगी तब तक स्यूडो फोर्स नहीं आएगी। स्यूडो फोर्स तब आएगी जब ट्रॉली के ऊपर फोर्स लगेगी। क्या ट्रॉली के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इस केस में? नहीं लग रही। पहले लिखो, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अब आप देखो खुद, अगर ट्रॉली पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी तो बच्चा जब चलना शुरू किया, उसने ट्रॉली के ऊपर क्या लगाया? एक्शन। ट्रॉली ने बच्चे के ऊपर क्या लगाया? रिएक्शन। ये दोनों फोर्सेस क्या आती? इंटरनल फोर्सेस थी। क्या थी दोनों फोर्सेस? और लिखो, लिखो एक्शन बाय बॉय ऑन ट्रॉली एंड रिएक्शन given to and reaction given to boy by trolley, given to boy by trolley are internal forces, are internal
ये दोनों क्या हैं, नेक्स्ट टाइम लिखो, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट ऑफ इंटरनल फोर्स कितना होता है, 0। हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड कंटिन्यूटी में वॉल्स के ऊपर आर्टरीज में फोर्स लगा रहा है, बट वो सारी फोर्सेस के कारण एम आई मूविंग, क्या मेरी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस हो रही है? बेटे बाद में आना, बेटे मेरी क्लास लगी हुई है, बाहर जाइए, मेरी क्लास चल रही है, बाहर जाइए। अच्छा बताओ भी, देखो कि क्वेश्चन चल रहा था कि मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर ब्लड फ्लो करेगा आर्टरी में तो उसकी वॉल्स पे फोर्स हिट होगी कि नहीं होगी? क्या वो फोर्सेस लगने से मेरी बॉडी में एक्सेलरेशन आ रही है? व्हाट डज इट मीन? वो सारी फोर्सेस क्या कर गई, कैंसिल हो गई। इंटरनल फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं? तो इसका मीन चाइल्ड जब रन करेगा ट्रॉली के ऊपर, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, तो क्या ट्रॉली और चाइल्ड में कोई नेट फोर्स होगी? अगर नेट फोर्स नहीं होगी, कोई वेलोसिटी में चेंज आएगा? लिखो, एज नो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, एज नो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, क्या होगा फिर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास रिमेन सेम, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम, सेंटर मास की वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। व्हाट डज इट मीन? अगर वो v स्पीड से ट्रेवल कर रही थी लॉन्ग ट्रॉली, बच्चा अंदर चाहे घूमे, चाहे रेस्ट में हो, चाहे रन करे, चाहे स्लो हो जाए, चाहे सो जाए, वेलोसिटी क्या रहेगी? v। और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रिक्शन भी नहीं लगनी चाहिए, अगर फ्रिक्शन लगती तो कुछ चेंजेस आते। ठीक है, तो आंसर लग गया पता? तो ये सारे फॉर्मूले मैंने क्यों लगाए थे? कल को अगर सेंटर मास वेलोसिटी निकालनी हो तो ये सारे लगते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास कितनी आई? 0। अगर एक्सेल 0 है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या दिया हुआ है? कहता है शो दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन्ड बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। बेटे ए और बी को ना यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है, अगर ए और बी को बोल्ड किया हुआ, व्हाट डज इट मीन? एनसीईआरटी में जनरली जो बोल्ड लेटर्स होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो वेक्टर क्वांटिटी है। ऑथर ने ए के ऊपर वेक्टर नहीं डाला हुआ, हम कॉपी पे जब लिखते हैं बोल्ड नहीं करते हैं, हम ए के ऊपर क्या डाल देते हैं? वेक्टर। एनसीईआरटी बुक में जो वेक्टर को है ट्रीट करेंगे, वो क्या करेंगे? उसके ऊपर उन्होंने क्या करना है? उसको बोल्ड कर देना है, एरो नहीं डालना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? 4th है। तो प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल का एरिया कहा हुआ उन्होंने, शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल कंटेन्ड इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे करेंगे? बेटा ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको? लेट्स, ये ट्राइंगल है, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, इन दोनों में एंगल कितना हो गया? थीटा। बताओ इस ट्राइंगल में जो एरिया आएगा क्या आएगा? हाफ बेस, तो चलो मान लिया ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड कौन है? बेस। हाइट कौन है? बी हाइट है। तो मैं क्या करना पड़ना है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। कोई बताए अगर ये बी, ये थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा? कॉस के साइन। और ये वाला कौन होगा? तो हाइट कितनी होगी इसके में? बेटे ए बी साइन थीटा कौन होता है? ए क्रॉस भी होता है। मैंने मैग्नीट्यूड क्यों डाला? बिकॉज आई एम नॉट डीलिंग विद द डायरेक्शन हियर। ठीक है, तो ये प्रूव करना था। क्या कहा था? शो दैट 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आ गया, ए बी साइन थीटा, एन कैप डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड। लिख लो, पेपर में आपको ये क्वेश्चन आए, ए और बी की वैल्यू दे देंगे, दे कॉल यू के कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। उसकी एक साइड ए वेक्टर है, बी साइड दूसरी है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ना। कर लिए बेटे? पहली बुक कहानी पूरी, पहली बुक पूरी आई। लिखो नेक्स्ट, शो दैट, अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है? शो दैट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए डॉट बी क्रॉस सी, तीनों वेक्टर हैं। बी और सी का कौन सा प्रोडक्ट हुआ है? बी और सी का कौन सा प्रोडक्ट है? डॉट के क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। उसको किससे किया? डॉट प्रोडक्ट विद ए। ये क्या शो कर रहा है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा पढ़ो?
पैरेललिपिड, पैरेललिपिड क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में सारे एंगल 90 होते हैं ना, प्रॉपर क्यूबॉइड ऐसे होता है ना। पैरेललिपिड में क्या होगा? ऐसे टिल्ट हो जाएगा एनी एंगल। अगर हमने क्यूबॉइड का फॉर्मूला निकालना हो तो 10th 9th में क्या पढ़ा था? फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH पढ़ा था ना। L इंटू बी क्या था? बेस एरिया। बेस एरिया का किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से। एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर। तो अपनी कॉपी पे पहले लिखो वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वॉल्यूम निकालना कैसे वो देख के, बन गए पैरेललिपिड। अच्छा, एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है। ये कौन सा हो गया? ए वेक्टर। ये कौन हो गया? बी। और ये कौन हो गया? सी। ठीक है। अब आप देखो, पहले क्या निकालेंगे? बेस एरिया। क्या निकालना है पहले? बेस कौन सी शेप में है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे, क्या है? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ए काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, बट पैरेललोग्राम क्योंकि पैरेललिपिड है। पैरेललोग्राम की एक डायगोनल उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में। क्या वो दोनों पार्ट्स कंग्रेंट होते हैं? ट्राइंगल बनता है ना। ट्राइंगल का एरिया भी आपने क्या पढ़ा है? क्या फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया का? हाफ ए इंटू ए क्रॉस बी। तो पैरेललोग्राम का क्या होगा? अगर एक ट्राइंगल का हाफ ए क्रॉस बी है तो पूरी पैरेललोग्राम का कितना होगा? 2 टाइम्स मीन्स ए क्रॉस बी। तो बेस एरिया यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी बेस एरिया आ गया। अब हमने क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एरिया जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ए वेक्टर डाला मैंने। वॉल्यूम क्या है? स्केलर। ठीक है। ए क्रॉस बी से तो आपका आंसर आ गया। अब आपको वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? हाइट से। वॉल्यूम किससे मल्टीप्लाई करना है? हाइट में यहाँ पे कौन सा वेक्टर है? अब सी के प्रॉब्लम क्या आएगा? देखो, सी वेक्टर इंक्लाइंड है। क्या है सी वेक्टर? बेस एरिया आ गया वही ये वाला सारा। ये क्या निकाला हमने? बेस एरिया। अब क्या निकालना हमने? हाइट। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? वो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। सो ऑलरेडी 2 वेक्टर यूज कर लिए हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो। किसके साथ? बस। और अपनी कॉपी पे क्या डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है? याद रहेगा, नोट में लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है? पहली एप्लीकेशन है टू फाइंड द कंपोनेंट्स। ए कॉस थीटा कंपोनेंट निकालते हो, डॉट प्रोडक्ट से निकाल लेते हो, टू फाइंड द कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन लिखो, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी पैरेललोग्राम हो, एनी एंगल, आपने क्रॉस करने से किसकी एग्जांपल लिख रही? डॉट प्रोडक्ट की लिख रहे थे ना। एरिया कट कर दो, वहाँ पे वॉल्यूम लिख लो। टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललिपिड। पैरेललिपिड के स्पेलिंग लिखे हुए यहाँ पे। डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललिपिड। ये एप्लीकेशन किसकी है? डॉट प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट पे आओ। वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या होती है? लिखो, टू कैलकुलेट टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। टू कैलकुलेट टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। To calculate torque, angular momentum, angular velocity, angular acceleration, angular velocity, angular acceleration। ठीक है, ये सारी चीज़ें काउंट करने में हेल्प करती हैं। अगली अपनी लिखो, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। बहुत वीडियो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है बोल रहा है? कहते हैं फाइंड द कंपोनेंट्स
एक्स वाई जेड। बेटे ऐसा क्वेश्चन इस बार मैंने डाला था कि एक्सप्रेस वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट, पूरा ए एक्स बी एक्स करके सारा निकालना था। वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट किसके निकालने हैं, एंगुलर मोमेंटम, वहाँ पे एल है, कैपिटल एल। कहता है हुज पोजीशन वेक्टर आर, आर के कंपोनेंट कितने हैं, एक्स वाई जेड, पी के कंपोनेंट क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कल हमने किया था। किसी को पता है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो अपनी कॉपी में। एम वी आर, एक और बताओ, ये वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर चल रहा है, एल वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस पी। बड़ा सिंपल है, लिखो कॉपी पे, आई जे के। आर क्या है, एक्स वाई जेड। आर के 3 कंपोनेंट, वाई के भी 3 कंपोनेंट। ये सॉल्व करना आता है सभी को? ये पहले क्या करना होता है, आई कैप, ना इसकी रो देखनी ना इसका कॉलम, कौन देखनी, ये 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई पहला। फिर क्या करना होता है, प्लस क्या माइनस, माइनस क्या आएगा, जे कैप। फिर ये रो नहीं, ये कॉलम नहीं देखना, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस के कैप, कितना आएगा, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। खत्म, कर लो नोट, ठीक है, हो जाएगा। सो आगे कंपोनेंट बहुत इजी क्वेश्चन थी, 2 मार्क दा आ जाना नंबर, ठीक है। ये तो वो एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क भी आ सकता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, लिखो, टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ये अगर आर क्रॉस पी है तो वो क्या होगा, आर क्रॉस क्या था वो, एफ। एफ के 3 कंपोनेंट, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ जाना है, सेम ही करना सारा। जहाँ जहाँ पी एक्स पी वाई पी जी नज़र आ रहा है, यू हैव टू पुट एफ एक्स एफ वाई एफ जी, ठीक है। टॉर्क भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 पार्टिकल मास एम है, स्पीड वी है, ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और डिस्टेंस कितना है, डी। शो दैट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम इज सेम वट एवर मे बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम टेकन। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 पार्टिकल हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि रेस्ट में है, बोलो, दे आर मूविंग और एट रेस्ट। अपनी बुक खोलो, बुक में देखो, बुक लेके आए सारे, मैंने मैसेज भी किया था स्पेशली। अब बुक ये तो है नहीं कि बाजार से लेके आनी थी, बुक खोल लो अपनी। 2 मासेस हैं, सेम है कि डिफरेंट है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन, ठीक है, और पैरेलल है। पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल यहाँ पे ए, दूसरा पार्टिकल क्या है यहाँ पे, इसका मोमेंटम कितना है, एम वी आई कैप। पता लग गया क्यों आया एम वी आई कैप, तो बताओ इसका कितना होगा, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, कितना आएगा, माइनस आई। क्यों आएगा बेटे, ऑपोजिट है, बोला उन्होंने। अच्छा, इन दोनों का टोटल मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम, रिजल्टेंट मोमेंटम कितना है, इनको ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, 0। मतलब सिस्टम का रिजल्टेंट मोमेंटम कितना है, 0। क्या कह रहा हो, कहता है इनमें डिस्टेंस कितना है, सेपरेट बाय डिस्टेंस डी। मीन्स इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ये x1 लोकेशन है और ये कितनी लोकेशन होगी, x1 प्लस डी। पता लग गया क्यों डी है, दोनों में डिस्टेंस कितना है, d। शो दैट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम इज सेम वट एवर द पॉइंट। अब किस पॉइंट के राउंड निकाल लें एंगुलर मोमेंटम, आप बताओ, कोई पॉइंट बता दो, किसके राउंड करें। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, कितनी हाइट पे, अच्छा ये हाइट इनके पता नहीं, इसको हाइट को h ले लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,h। ले ली मैंने पॉइंट। तो पहले बताओ अबाउट पॉइंट सी लिखो, क्या फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये दोनों सिंगल पार्टिकल हैं कि बॉडीज हैं, पूरी बॉडी है जिसमें बड़े सारे पार्टिकल हैं कि सिंगल पार्टिकल है, सिंगल। तो अबाउट पहले निकालेंगे, अबाउट सी, ठीक है जी।
अबाउट सी निकालते हैं तो एंगुलर मोमेंटम पहले पार्टिकल का प्लस दूसरे पार्टिकल का, पहले पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, आर क्रॉस पी होता है ना। अब बताओ यहाँ से इसकी लोकेशन जानी तो ये कितना होगा, सी ए वेक्टर कितना होगा, ये कौन होगा, आर। जहाँ से निकालना वहाँ से आर शुरू होता है, आर क्रॉस पी पढ़ा ना अपने, आर कहाँ से स्टार्ट होना, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टडी द एंगुलर मोमेंटम। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड से, एम वी आई कैप कर दिया। दूसरे का डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ से, बताओ, सी से क्या आएगा, सी बी वेक्टर क्रॉस माइनस एम वी आई कैप, ठीक है। पहले अब आप बताओ सी ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस है कि ऑपोजिट टू एक्स एक्सिस, सी ए एक्स, एम वी भी ये भी कहाँ पे है, एक्स, दोनों पैरेलल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, सी बी अलोंग एक्स है, माइनस एम वी कहाँ पे है, ऑपोजिट एक्स, कितना एंगल दोनों में, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 0। तो ये कुछ करना ही नहीं है, आंसर कितना आ गया, एक पॉइंट के राउंड लिख दिया 0, कितना आंसर आ रहा है। इसका मैंने किसी दूसरे पॉइंट के राउंड भी निकाल लेंगे, उसके राउंड आंसर भी क्या निकाल लेंगे, करते हैं वो, पहले नोट करो यहाँ तक। तो ये मैंने किसके अबाउट निकाला है, एनी पॉइंट सी। पेपर में आप सी यहाँ पे भी रख सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। अब मैं किसके राउंड करूँगा, ओरिजिन, ठीक है। नोट कर लिया ना, लिख लो। भवन डस्टबिन इशू करवाओ किसी से, ठीक है, और अब कबर्ड में रखो, देना ही नहीं किसी को। ठीक है बेटे, कर ले नोट, कोई डाउट। नेक्स्ट, अब किसके राउंड करेंगे बेटे, ओ से पहले का वेक्टर क्या आ गया, ओ ए क्रॉस एम वी आई कैप, दूसरा कितना आएगा, माइनस एम वी आई कैप। बेटे कॉमन है कुछ दोनों में, आपने क्लास 6th या 5th में वो प्रॉपर्टी की हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दोनों में से कौन कौन कॉमन निकल रहा है, आई कैप। कहाँ से निकल रहा है, राइट साइड के लेफ्ट साइड से, राइट से, दोनों में राइट में ही है ना। तो मैंने ओ ए माइनस ओ बी लिख दिया कॉमन, बाहर क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ तक ठीक है पहले, कोई डाउट इसमें। अब आपने एक चीज़ बतानी मेरे को, डायग्राम देखो, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ठीक है ना, और ये कौन है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल लॉ लगाएं तो क्या आएगा, ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, कौन से दो sides of triangle always added to come to result the third side, which two sides we add together and equals to the third side। इन तीनों में क्या होगा, ट्रायंगल लॉ। AO और AB दोनों क्या हैं, ऑर्डर में क्या, आउट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल हेड वाले हमेशा क्या होते हैं, ऐड, और वो किसके इक्वल होते हैं, थर्ड वेक्टर आउट ऑफ ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू, तो बेटे ए बी लिख दें इधर, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए बन जाएगा। ओ बी माइनस ओ ए क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए क्या आएगा, ए बी। यहाँ पे कौन है, वहाँ पे तो ओ बी माइनस ओ ए है, तो कैसे शिफ्ट करेंगे, तो इसकी जगह लिख दें माइनस ए बी, चलेगा ये। अगर वहाँ पे आप ओ ए माइनस ओ बी कर देते हो तो माइनस ए बी बन जाएगा। यहाँ तक स्टेप हो गया पहले क्लियर। अब बताओ ए बी किस डायरेक्शन में है, ए बी आई में, एम वी किस डायरेक्शन में है, दोनों पैरेलल हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा,
इसका मीनिंग क्या होगा, इस केस में जो मर्जी कर लो, जरा मर्जी पॉइंट चूज़ कर लो, वेक्टर प्रोडक्ट जो आ रहा है, जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। इसका बड़ा एक मेजर कारण है कि जब दो पार्टिकल बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं, उनका नेट मोमेंटम क्या हो, लीनियर मोमेंटम नेट कितना हो, ज़ीरो, तो उनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो बट यहाँ पे सब में प्रूव करना था, हमें रिजल्ट तो याद हो गया। ये रिजल्ट जो आया है कि व्हेन टू पार्टिकल विद सेम मोमेंटम आर ट्रेवलिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन सेम लाइन, देयर एंगुलर मोमेंटम आउट एनी पॉइंट इज ऑलवेज सेम एंड ज़ीरो। ठीक है, लर्न करना है। अच्छा बेटे आगे क्वेश्चन 7.8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक बार है, वेट दिया हुआ उसको एक साइड से इधर हैंग किया, एक साइड से इधर हैंग किया, क्या ये रोटेट कर रहा है, ना ये रोटेट कर रहा है, क्या ये ट्रांसलेट कर रहा है, यहाँ मतलब ऊपर नीचे चल जाए, नीचे चल जाए, राइट साइड चल जाए, लेफ्ट साइड आ जाए, कुछ हो रहा है, नथिंग। ना ये एक्सेलरेट कर रहा है, ना ये रोटेट कर रहा है, ना ट्रांसलेट, तो ये इक्विलिब्रियम में है। इसके पास कितने तरह के इक्विलिब्रियम है, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं हमारे पास। अगर बॉडी की एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो तो होती है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी की अल्फा ज़ीरो हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर लिखो, क्या बॉडी का मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, पहले बताओ। लिखा हुआ है मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, लिखी यहाँ पे लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म कहीं पे, कहाँ लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मीनिंग क्या हो गया, क्या मीनिंग होगा नॉन यूनिफॉर्म का, कि सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होगा कि सेंटर से आगे पीछे किसी भी पॉइंट पे होगा, किसी पॉइंट पे। उन्होंने पॉइंट मार्क किया वो पहले, हमें वो पॉइंट लोकेट करना कहाँ इसका सेंटर होगा। ठीक है, और ये क्या है सिस्टम बताओ, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, है इक्विलिब्रियम। क्या ये टिल्ट कर रहा है ऐसे, स्टेटमेंट बताया है, क्या ये ऊपर नीचे जा रहा है, ना राइट साइड लेफ्ट साइड, ना ऊपर नीचे जा रहा है, क्या कर रहा है, स्टिल है। ठीक है, तो पहले कॉपी पे डायग्राम ड्रॉ करो, बड़ी डायग्राम ड्रॉ करनी है, हमने इसको रिजॉल्व करना है सारा। ठीक है, भवन चौक दो उधर से। देखो यहाँ पे बॉडी का सेंटर, तो यहाँ पे क्या लगेगा उसका, कौन कौन सी फोर्स लगेगी, वेट mg। ठीक है, अच्छा यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया x, और ये डिस्टेंस कितना हो गया d माइनस एक्स। डी दिया हुआ ना, लेंथ टोटल 2 मीटर दी हुई है, 2 माइनस एक्स, ये दो चीज़ें वहीं पहले क्लियर। इस एंड पे स्ट्रिंग ने कनेक्ट किया, स्ट्रिंग में क्या डेवलप होनी है, टेंशन T1। इस एंड पे स्ट्रिंग ने कनेक्ट किया, ये एंगल नियरली 37 डिग्री कर लो, ये एंगल नियरली 53 डिग्री। ठीक है, ये होगी डायग्राम। ठीक है, कोई डाउट इसमें। अगर ये स्ट्रिंग्स ना होती तो बॉडी कहाँ जाती, नीचे। तो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सी है बॉडी की, नीचे। तो हमारी सारी फोर्सेस क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए अलोंग द प्रेफर्ड डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ सारी फोर्सेस वर्टिकल लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्या वेट वर्टिकल है, ठीक है। क्या ये टेंशन वर्टिकल है, जो वर्टिकल नहीं है उसका क्या करें फिर, कंपोनेंट्स क्या करेंगे। तो बेटे इसका एक कंपोनेंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और दूसरा कहाँ आएगा। अगर ये 37 है तो ये कितना होगा, या ये कितना होगा, कोई होगा इनमें 37, कौन सा 37 होगा, ये वाला कि ये वाला। क्यों 37 होगा ये वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, T1 cos 37, और ये क्या हो गया, ऐसे ही सेकंड दूसरी साइड पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होना है, एक कंपोनेंट यहाँ पे, तो ये 53 है, ये कितना आएगा, तो ये होना T2 cos 53, ये कितना आएगा
T2 साइन 53। आ गए कंपोनेंट, सारी फोर्सेस आ गई, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई फोर्स है यहाँ पे? तो सबसे पहला एम क्या होता है, जितनी भी फोर्सेस लगे सभी को रिजॉल्व करो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेफरेबल मोशन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये काम कर लिया पहले, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? सबसे पहले किसको स्टडी करें? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम के रोटेशनल इक्विलिब्रियम। लिखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है? टोटल अपवर्ड फोर्स। बेटे अपवर्ड फोर्स टोटल कितनी लग रही है? T1 cos 37, T2 cos 53 और डाउनवर्ड किसके इक्वल है? नहीं नीचे नीचे वर्टिकल नीचे कितनी? mg। मास कितना है? w है, w रहने दो, कुछ नहीं बोला ना। cos 37 किसी को पता? 4/5। साइन cos 53 3/5। तो क्या आ जाएगा? 4t1 प्लस 3t2 इक्वल टू 5w। लिखो चलो, लिख लो चलो। 4t1 प्लस 3t2 इक्वल टू 5w। कर ले नोट। अच्छा ये हो गया वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल भी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इधर कौन है? इक्वल टू T2। ऑपोजिट कौन है? साइन 37 कितना होता है? 3/5 और ये होता है 4/5। यहाँ से कोरिलेशन आ गया 3t1 इक्वल टू 4t2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है? 2। आ गई। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? W की टर्म्स में T1 T2 लिखो। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फाइंड। वीडियो चल रही है? सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन फाइंड। किसको फाइंड करना है? T1 एंड T2। बोर्ड आ रहा है? क्लियर? फाइंड T1 एंड T2 इन टर्म्स ऑफ W। पहला पार्ट ये करना होमवर्क में आपने। फाइंड T1 एंड T2 इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2। ठीक है बेटे, 5 मार्क क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन में बन सकता है केस स्टडी। पहला स्टेप कर लोगे। अब लिखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? कौन जीरो है? ट्रांसलेटर में नेट फोर्स जीरो है, रोटेशन में कौन जीरो होगा? अल्फा जीरो होगा। अल्फा कौन प्रोवाइड करता है? अगर किसी बॉडी को मूव करना वी नीड फोर्स, किसी बॉडी को रोटेट करना तो क्या चाहिए? टॉर्क। लिखो फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट। बेटे टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालें? आपको क्या लगता है किसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहिए? बेटे ये पॉइंट के अबाउट, इसको ओ मान लेते हैं, अबाउट ओ, जिसको लोकेट करना है, जिसको लोकेट करना है। लिखो फॉर ट्रांसलेट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट सेंटर, सेंटर ऑफ मास इज जीरो। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो। अच्छा बेटे ये देखो, ये कॉपी है, यहाँ से फिक्स है। अगर इसको रोटेट करवाना है तो मेरे को फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी या ऐसे लगानी पड़ेगी। ठीक है, क्या ये मेरी जो फोर्स लग रही थी ये और ये फोर्स लग रही थी मेरे फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही थी ये फोर्स? नहीं। बट अगर मैं इसको ऐसे खींचूँ, रोटेट कर रही है, मीन जो फोर्स मेरी फिक्स्ड पॉइंट के अलॉन्ग होगी उसके लाइन ज्वाइनिंग, तो टॉर्क लगेगी। मैं इसको ऐसे कर दूँ तो टॉर्क लगेगी। ऐसे कर रहा हूँ, लग रही टॉर्क। ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या इस केस में ये जो T1 sin 37 है ये इधर खींच रहा है, क्या ये इसको टर्न कर सकता है? इसका टॉर्क कितना आएगा? क्या ये T2 sin 53 उधर खींच रहा है, इसको रोटेट कर सकता है? तो इसको रोटेट कौन करेगा? या तो वेट, या T1 cos 37 या T2। ऐसे करते हैं। तो टॉर्क नेट क्या है? जीरो। ठीक है,
कितने तरह के टॉर्क होते हैं, या तो बॉडी को क्लॉक घुमा सकते हैं या कैसे घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉक। टॉर्क जीरो का मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंड क्लॉकवाइज टॉर्क दोनों क्या होंगे, इक्वल, तभी तो कैंसिल होंगे ना। तो जब इसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, पूरा एक टॉपिक लिखा हो वहाँ पे बुक में, सिलेबस में, तो मीन्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से हमने T1 T2 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ वेट। अब आगे काम करेंगे। पहले बताइए कि इस पॉइंट के अबाउट क्या mg रोटेट कर सकता है? mg जो फोर्स है बॉडी के सेंटर में से पास कर रही है, क्या ये रोटेट कर सकती है? अभी मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क काउंट करना है, ये देखो ये मेरा हैंड है, यहाँ से टॉर्क काउंट करना है, मैंने फोर्स ऐसे लगाई, घुमाइए, मैंने फोर्स ऊपर लगा दी, घुमाइए। हाँ अगर यहाँ लगाऊँ हो जाएगा रोटेट, यहाँ से हुआ रोटेट, यहाँ से रोटेट हुआ, नीचे कर रहा हूँ। इसका मीनिंग मेरी जो फोर्सेज हैं अगर मेरे फिक्स्ड पॉइंट से पास होंगी तो टॉर्क लगेगा। नीचे नोट लिखो, नो टॉर्क बाय अ फोर्स, नो टॉर्क बाय अ फोर्स, नो टॉर्क बाय अ फोर्स पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट, पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से जो फोर्स पास करती है उसका टॉर्क नहीं लगता। बताओ यहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन था, ये, क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम में रहना। क्या mg इसके अंदर से पास हो रहा है? हो रहा है, इसका टॉर्क लगेगा। क्या ये T1 sin 37 का टॉर्क लगेगा? T2 sin 53 का नहीं, किसका लगेगा? अब बताओ इनमें से क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा? इस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज घुमाएगा T1 cos 37 के T2 cos 53। इधर थंब रखना है, ऐसे देखो ये फिंगर्स कहाँ है, ऊपर, तो इसने कैसे घुमाना है, और इसने टॉर्क निकालते कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज वाला कौन है? T2 cos 53 लिख दिया, क्या लिखा आपने? और इसका डिस्टेंस कितना है, ये इनटू डिस्टेंस, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। टॉर्क का फॉर्मूला पड़ा था ना आपने, R क्रॉस F वाला, वो लगा रहे हैं। इन दोनों में एंगल कितना है? ये डिस्टेंस और ये फोर्स में, तो sin 90 कितना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में sin 90 आता है ना, वो कितना हो गया? 1। दूसरी साइड पे फोर्स कौन सी है? T1 cos 37, डिस्टेंस कितना है? तो बेटे तीसरी इक्वेशन एक और आ गई। कितनी इक्वेशन आ गई सब में बच्चों? 3 इक्वेशन आ गई। पहली ये वाली थी, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से आई है, ये भी ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, और ये कैसे आई है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। 3 इक्वेशन है आपके पास। क्या करना है एंड में? फाइनल निकालना क्या हमने? x निकालना है। क्या निकालना है? x। कैसे निकालेंगे? पहले दोनों में से T1 T2 उनकी वैल्यू किस में डालेंगे? थर्ड में, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतना काम करना है। तो क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? अप टू 7.8 हुए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको बंद कर दो, बंद कर दो।